Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about important topic of political science. आज हम international relations के एक important topic climate change and environmental concerns. Climate कैसे change हो रहा है और environment को लेकर क्या क्या concerns है, उसके लिए क्या क्या treaty बनाए गए हैं, conventions क्या क्या बनाए, इसके बारे में हम देखेंगे आज के वीडियो में. So let's check out it. So, देखते हैं. So, environmental issues have assumed greater significance in the study of international relations today than ever before because industrialization and technological progress have enhanced concerns for environmental safety all over the world. So, environmental issues जो environmental related जो problems हैं या issues है, वो बहुत significant हो गए हैं अभी international relations के study में बिकॉज अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गया है सो इसके इसके हिसाब से क्या हो रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो रहा है सो सेफ्टी बहुत घट जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड सो कैसे इसे सॉल्व करे इसको लेकर एक कंसर्न बन गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मानसिकता बन गई है कि कैसे इस एनवायरमेंट को बचाएंगे कैसे वर्ल्ड को आगे ले जाएंगे इसके लिए ओके So rapid and increasing industrialization in the world have led to the problem of global warming and climate change in recent years. बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है इसके लिए बहुत ज्यादा पेट्रोलियम यूज हो रहे हैं या केमिकल्स यूज हो रहे हैं so इनके हिसाब से क्या हो रहा है इनके फल से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है और क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा डिजास्टर हम देख पा रहे हैं इन रिसेंट ईयर्स में सो रैपिड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं इसके फलस्वरूप क्या है क्लाइमेट के ऊपर एक अटैक हो रहा है सो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में देखते हैं ओके So today's world is much concerned about environmental degradation because its presence a very existence or life on earth. So हम अर्थ पे रहते हैं और अर्थ को प्रोटेक्शन करना हमारा काम है क्योंकि हमारे रहने का जगह है सो जो वर्ल्ड है अभी इसके लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को देखते हुए अभी क्या हो रहा है बहुत कंसर्न हो गए प्रेजेंट डे पे हम लोग कि कैसे इसको कैसे सॉल्व करें ओके Apart from national government, international governmental organization like UNO, as well as several NGO hold regular meeting and summits to discuss environmental issues and take necessary steps to safeguard environment. So सिर्फ जो देश है वो नेशनल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट्स ही नहीं जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स है जैसे कि यूनाइटेड नेशन या अदर्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अफ्रीकन यूनियन यूरोपियन यूनियन सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओज है ओके ग्रीन पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये सारे क्या कर रहे हैं कि समिट्स कर रहे हैं डिस्कशंस कर रहे हैं कि कैसे एनवायरमेंटल इश्यूज को हम डील करें कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें और कैसे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें सेफ गार्ड प्रोवाइड करें कैसे एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर वर्ल्ड को एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करे कैसे वर्ल्ड का लॉन्जिविटी को बढ़ाए इसके बारे में बहुत सारे एनजीओज बात कर रहे हैं ओके डिस्कशन हो रही है अभी सो अब डिटेल्स देखते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड और कब क्या लिया गया है ओके सो पहले देखते हैं अर्थ डे एंड वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ओके सो आज पहले हम पढ़ेंगे अर्थ डे ओके April 22 is the day decided not to just recognize the beauty and richness or riches of the art but also to make the art a healthy and safer place to live. It is the first observed in April 22 1970 as Earth Day. So 1970 में अप्रैल 22 में डिसाइड किया गया कि हम आर्ट डे पालन करेंगे तब से हर ईयर 22 अप्रैल को 22 को हम लोग आर्ट डे के जो पालन करते हैं सो यहाँ पर क्या बताया गया सिर्फ अर्थ का जो ब्यूटी है जो रिचनेस है वो उसे ही सिर्फ हम नहीं देखते हैं कैसे अर्थ को हेल्दी रखे सेफ रखे और कैसे इसको जीने के लिए जीने का योग्य रखे कैसे इसको एक अच्छे प्लेनेट के तौर पर रख सके कैसे प्रोटेक्ट करेंगे इसके बारे में भी बात किया गया ओके यहाँ पर एक बात किया गया है गिव अर्थ अ चांस अर्थ को एक चांस देना चाहिए एंड इंटेंशन रिक्लेमिंग इट्स द प्योरिटी ऑफ एयर वाटर लिविंग एनवायरनमेंट सो अर्थ का जो खुद का पानी है जो फ्रेश एयर है लिविंग एनवायरनमेंट है उसको
फिर से रिक्लेम करना, उसे रिवाइव करना, उसको फिर से उसका जो पहले वाला जो लेवल था उसमें लौटाने की कोशिश करना। मतलब आर्ट के मतलब यही नहीं कि आर्ट में जो जो ब्यूटी है आर्ट का, उसको सिर्फ इंस्पायर करना, उसके बारे में नहीं, आर्ट को प्रोटेक्ट करना, आर्ट को एक सेफ अच्छा प्लेस बनाना, एक हेल्दी वे में आर्ट को रखना, इसके बारे में बात किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एनवायरमेंट डे के बारे में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड डेजिग्नेटेड 5 जून एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। सो 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरमेंट के डे के तौर पर वर्ल्ड वाइड पालन करते हैं। ओके, टू डिपेंड पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द नीड टू प्रिजर्व एंड एनहांस द एनवायरमेंट, इट वाज ऑन द दैट डे ऑफ यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट स्टॉकहोम, जिसको हम वसुंधरा सम्मेलन कहते हैं। यूनाइटेड नेशन में हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट, जो स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में। वहां पर 5 जून को हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में घोषणा की गई, और वहां पर क्या बताया गया है कि कैसे हम पब्लिक को अवेयर करें, कैसे पब्लिक को अवॉर्ड करें, कि कैसे प्रिजर्व करें, कैसे एनवायरनमेंट के लिए ही हम हैं, एनवायरनमेंट के बिना हम कुछ नहीं है। तो इसके लिए पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि कैसे इस वर्ल्ड को, इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, एनवायरनमेंट का जो डिग्रेडेशन है उसे रोके, इसे कैसे फिर से उसका जो अच्छा एनर्जी था, अच्छा प्रकृति था, उसमें कैसे लौटाए प्रकृति को, वो वाला चीज यहाँ पर डिस्कस किया गया। यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस की बात की गई है, हर साल कैंपेन होता है इसके लिए। सो ये 1972 से स्टार्टेड हुआ है। सो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो कन्वेंशन था वो था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। ओके, सो यहाँ पर 144 नेशन, मतलब 114 नेशंस यहाँ पर आए थे। इसका क्या मोटो था? द कॉन्फिडेंस एडॉप्टेड द मोटो ओनली वन अर्थ फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। एक ही अर्थ होगा हमारे लिए। ओके, सो हमारे पास एक ही विश्व मिला है, अर्थ मिला है सारे मानव सभ्यता के लिए। तो इसे कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की घोषणा की गई 5 जून को। ओके, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को और किस नाम से हम जानते हैं? इसको हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो स्टॉकहोम में हुआ था। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का और एक नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो 5 से 16 जून तक 1972 में हुआ था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर अर्थ को प्रोटेक्ट करने की घोषणा की गई है, कैसे वर्ल्ड को, एक एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और उसका ब्यूटी को कंजर्व कैसे किया जाए, यहाँ पर बात की गई है। मतलब ह्यूमन को रहने के लिए जो अच्छा नेचर चाहिए, उसके बारे में बताया गया। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा हुआ था उसका नाम था यूएनसीईडी, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट के साथ डेवलपमेंट भी करना होगा हमें, 1992 में हुआ था। ओके, सो द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, ऑल्सो नोन एज रियो समिट। इसको हम आर्ट समिट के नाम से जानते हैं, रियो समिट और आर्ट समिट के नाम से हम इसे जानते हैं। यहाँ पर 175 हेड ऑफ द स्टेट आए थे, अटेंड किया था इस सेमिनार को। ओके, ये कब तक हुआ था? 3 जून से 14 जून 1992 में हुआ था। ओके, इसको और एक क्या नाम है? इसको एजेंडा 21 कहते हैं, बिकॉज द समिट, यहाँ पर 27 प्रिंसिपल्स थे। यहाँ पर जो 21st सेंचुरी को कैसे प्रोटेक्ट करें, 27 प्रिंसिपल्स दिए गए और एक एजेंडा किया गया कि 21st सेंचुरी में हम कैसे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे और डेवलप कैसे करेंगे, इसके बारे में। ओके, सो द रियो समिट वाज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, यहाँ पर क्रिएट हुआ था 1992 में। सो रियो समिट में ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, जो था वो यहाँ पर क्रिएट हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कुछ एजेंडा ली गई है 21st सेंचुरी के लिए, कैसे हम 21st सेंचुरी में वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट जो थी वो थी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं सीबीडी। ओके, ये इनफॉर्मली इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, इसका और एक नाम है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन। ये हुआ था 2002 में। ओके, ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, बहुत सारे स्टेट यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, द कन्वेंशन हैज 3 मेन गोल्स। यहाँ पर 3 मेन गोल्स थी। फर्स्ट
थ्री क्या, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, हमारे यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी में बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है कंजर्व, नेक्स्ट है सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, जो हमारे पास जो चीजें हैं उनको सस्टेनेबली यूज करना, जिससे कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी ये कंपोनेंट्स, ये चीजें मिले। एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज, जो हमें मिलती है चीजें, उनको फेयरली और इक्विटेबल शेयर करना चाहिए दूसरे देशों के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ या दूसरों के साथ। जो प्रकृति से जो चीजें हमारे पास मिलती हैं उसे शेयर करने की बात की गई है। नेक्स्ट है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप नेशनल स्ट्रेटेजीज फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे पास है, तो उसको कैसे मेंटेन करें, उसको कैसे कंजर्व करें, उसको कैसे डेवलप करें, इसके बारे में बताया गया है। ओके, सो इसके लिए इसको सस्टेनेबल के बारे में बहुत सारा बताने के लिए इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट भी कहते हैं कुछ लोग, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया। ओके, ये 196 कंट्री ने रेटिफाइड किया था और ये अल्टीमेटली 1993 में रेटिफाई इफेक्टिव हुआ। ओके, ये साइन तो हुआ 1992 में, लेकिन ये इफेक्टिव हुआ 1993 में। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो 1992 में साइन हुआ और अल्टीमेटली इफेक्टिव हुआ 1993 में, क्योंकि तब 196 जो नेशंस है उन्होंने रेटिफाइड किया। यहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट थी अर्थ समिट +5, जो 1992 में जो समिट हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं, जो ये समिट हुआ था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो इसको प्रमोट करने के लिए अर्थ समिट +5 जो था वो 1997 में हुआ था। ओके, और एक समिट हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर कैसे हम सस्टेनेबल यूज करें, कैसे डेवलप करें, इसके बारे में एक समिट हुआ था जिसको हम कहते हैं जोन्सनबर्ग समिट और वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और Rio+10। इसका बहुत सारे नाम है। जो साउथ अफ्रीका 2002 में ये एक कन्वेंशन था, ये 2002 में साउथ अफ्रीका पे हुआ था जोन्सनबर्ग में। सो इसके लिए हमको इसको कहते हैं Rio+10 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट और जोन्सनबर्ग समिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, कायरो में हुआ था 1994 में। यहाँ पर पॉपुलेशन को कैसे मेंटेन करें और डेवलप कैसे करें इसके बारे में बताया गया। ओके, देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन कोऑर्डिनेटेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन कायरो। ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा कोऑर्डिनेटेड है, ये 1994 में कायरो में हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया गया है, द कॉन्फ्रेंस डेलीगेट्स अराइव्ड एट अ कंसेंसस ऑन 4 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव गोल फॉर द यूनिवर्सल एजुकेशन रिडक्शन ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। कैसे जो नए न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो मर रहे हैं, उनको कैसे मोर्टेलिटी रेट को हटाया जाए, मेटरनल प्रेग्नेंट वुमेन का मोर्टेलिटी रेट को कैसे हटाया जाए, कैसे एडुकेटेड किया जाए, एंड एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज को और बेटर करना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना। मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को हटाना, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट को हटाना, और कैसे एक अच्छा फैमिली प्लानिंग किया जाए, हेल्थ सर्विस को, सेक्सुअल जो हेल्थ सर्विस है उसे प्रमोट करना, और रिप्रोडक्टिव जो हो रहे बच्चे हो रहे हैं, सो उनको लेकर एक कैसे उसको मेंटेन किया जाएगा, इसके लिए एक पॉपुलेशन कंट्रोल या डेवलपमेंट के ऊपर एक स्कीम हुआ था, सॉरी कॉन्फ्रेंस हुआ था जो 1994 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक कन्वेंशन हुआ था, वो 2012 में हुआ था, जिसका नाम था Rio+20 समिट। ओके, सो ये रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसको हम करते हैं आर्ट समिट 2012। तो फर्स्ट आर्ट समिट हुआ था 1992 में, उसके बाद हुआ था आर्ट 5, उसके बाद हुआ था आर्ट+10 जैसे जोन्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था, और आर्ट 12 जो रियो डी जेनेरो में हुआ है। ओके, सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। यहाँ पर कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाएगा, कैसे इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल गोल्स को ग्लोबल कम्युनिटी के पास पहुंचाया जाएगा, कैसे हम इकोनॉमी को अच्छी तरह से यूज करेंगे, एनवायरमेंट को कैसे यूज करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके पास भी वो सारी चीजें मिले, इसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई है। सो ये 2012 में ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, इसको Rio+20 भी हम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
ओके, अब देखते हैं जो द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनसी यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर फर्स्ट है। ओके, 1 मिनट। सो हमने जो बताया यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है सिक्योरिंग रिन्यूड पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम पॉलिटिकली कमिटमेंट करेंगे सारे देश की, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलप करेंगे कि जिससे कि हमारा जो नया जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी वो चीजें मिले। नेक्स्ट है एसेसिंग द प्रोग्रेस मेड सिंस रियो कॉन्फ्रेंस एंड द रिमेनिंग गैप्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आउटकम्स। यहाँ पर प्रोग्रेस करना, एसेसिंग द प्रोग्रेस मेड रियो कॉन्फ्रेंस में जो प्रोग्रेस करने की बात की गई है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे उस प्रोग्रेस को लेकर इनके बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग न्यू इमर्जिंग चैलेंजेस, जो नए प्रॉब्लम्स देख पा रहे हैं हम ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, उसे सॉल्व करना। थीम क्या है इसका? ग्रीन इकोनॉमी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। हम कैसे पॉवर्टी को हटाएंगे और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करेंगे, ग्रीन इकोनॉमी का अच्छा इकोनॉमी बनाएंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, कैसे हम मेंटेन करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटी है ये, एक इंटरनेशनल ट्रिटी है डिजाइन टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा था, जो होल्स हो रहे थे, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ओके, सो यहाँ पर क्या बात की है? ओजोन लेयर द फेजिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस सब्सटेंसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। जो सीएफसी जैसे वगैरह जो गैसेस है, उसके लिए जो ओजोन लेयर में एक डिप्लीशन हो रहा था, एक गैप होल क्रिएट हो रहा था, उसको कैसे हम उस जो गैप्स को है उसको कैसे हम कंट्रोल में लाएंगे, इसके बारे में इस कॉन्वेंशन में बात किया गया है। सो 16 सितंबर 1987 में ये ट्रीटी साइन हुआ एंड अल्टीमेटली ये फोर्स ऑफ 1 जनवरी 1987 को। ओके, सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐसा ट्रीटी है जो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ओके, सो अब देखते हैं कियोटो प्रोटोकॉल। कियोटो प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वाज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। ये 1992 में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशनल क्लाइमेट चेंज मतलब यूएनएफसीसी ने इसको कमिट किया था, और यहाँ पर बताया गया जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, जो क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, जो CO2 एमिशंस के द्वारा, उससे कैसे हम प्रोटेक्ट करें, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल करें, ये इसके बारे में कियोटो प्रोटोकॉल में बताया गया है। सो कियोटो प्रोटोकॉल एडॉप्टेड हुआ था कियोटो जापान में 1997 में एंड अल्टीमेटली ये फोर्स हुआ था मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान के द्वारा 2005 में। सो यहाँ पर 192 पार्टीज ने साइन किया है अभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कियोटो प्रोटोकॉल में 6 ग्रीन हाउस गैसेस को बताया गया है। कौन कौन से हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड NO2O। नेक्स्ट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCS, ओके, पारफ्लोरोकार्बन्स PFCS एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। इन सारे 6 ग्रीन हाउस गैसेस को कियोटो प्रोटोकॉल ने कैटेगोराइज किया है कि इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं और इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। ओके, द कियोटो प्रोटोकॉल एडॉप्टेड इन कियोटो जापान 1997 में ये एडॉप्टेड हुआ था। यहाँ पर 17 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन ने सो कॉल्ड इसको लिया था, और यहाँ पर बताया गया था कि ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है वो 5% हटाएंगे 1990 से 2008 के 2012 के बीच जो ग्रीन हाउस एमिशंस है वो उसे हटाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे। इसके बारे में बहुत स्कीम्स लिए गए। अल्टीमेटली ये इम्प्लीमेंट हुआ मॉन्ट्रियल एक्शन प्लान के द्वारा 2005 में। सो दिस इज द होल लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट एक्शन प्लान। इसके अलावा भी बहुत सारे कन्वेंशन हुए हैं, प्रोटोकॉल्स लिए गए हैं, तो लेकिन ये जो कन्वेंशंस और प्रोग्राम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंट है। सो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहे तो अदर्स जो कन्वेंशन है मैं उसके लिए भी बना दूंगी। वो सिर्फ आपके पॉलिटिकल साइंस के साथ नहीं, ये सिर्फ आपको पीपल एनवायरनमेंट में भी बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, कॉप कॉप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो लिए गए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।